हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अधिकारों के आयाम की, जो अधिकारों पर हमारा चौथा भाग है और ये हमारा अधिकारों पर अंतिम भाग होगा, जो कि ये पहला पार्ट है। इसके अलावा मैं तीन और पार्ट में इसको निकालूंगा, छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा मैं। तो आप लोग ये अधिकारों के जो आयाम होते हैं उनको ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। ये टाइटल है हमारा अधिकारों के आयाम, जिसको इंग्लिश में डायमेंशंस ऑफ राइट्स की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जो भी अधिकारों के आयाम हैं उन अधिकारों पर आयाम पर कोई भी लेक्चर देने से पहले हम लोगों को टी.एच. मार्शल के जो 3 पीढ़ियों का सिद्धांत है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अधिकारों के आयाम हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों से सीधे तौर पर या दूसरी तरीके से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, ये जो 3 पीढ़ियों के सिद्धांत हैं, ये 3 पीढ़ियों के सिद्धांत ही जो अधिकारों के आयाम हैं उसके एक तरीके से कह दिया जाए कि प्रेरणा स्रोत हैं, है ना। उसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो मार्शल की जो किताब है टी.एच. मार्शल की, उसका नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, और इस किताब में वो 3 पीढ़ियों के अधिकारों पर चर्चा करते हैं। देखिए, मार्शल जो है वो ब्रिटेन के अनुभवों के आधार पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारों का विकास कैसे या किस तरीके से हुआ। ठीक है, इस पूरी किताब में ना टी.एच. मार्शल का जो 3 पीढ़ियों का सिद्धांत है उस पर हम लोग बात करते हैं, जिसको जनरली मैंने यहाँ लिखा भी, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रथम पीढ़ी का अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार, तृतीय पीढ़ी के अधिकार, और इनकी आलोचना जो एंथोनी गिडन्स ने करी है। देखिए, जो मार्शल के अधिकार हैं, तो मार्शल नागरिक अधिकारों पर चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि नागरिक अधिकार राजनीतिक समुदाय, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी, नागरिक अधिकार मतलब सिविल राइट्स, है ना। तो नागरिक अधिकार जो हैं वो राजनीतिक समुदाय में एकीकरण लाने का प्रयास करते हैं। एकीकरण का मतलब यूनिफिकेशन, ओके। तो एकीकरण लाने का ये प्रयास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण और एक समान सदस्यता उपलब्ध करवाते हैं। पूर्ण का मतलब कंप्लीट और एक समान मतलब यूनिफाइड, ओके। और इसी वजह से अधिकार को जो टी.एच. मार्शल हैं वो गतिशील मानते हैं या कहते हैं। गतिशील को डायनेमिक या मोबाइल इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, और मार्शल अधिकारों की इसी गतिशीलता की वजह से जो इसका विकास है, अधिकारों का विकास है, उसे 3 पीढ़ियों में बांटते हैं। और 3 पीढ़ियों में बांटकर यह तर्क देते हैं कि जो भी अधिकार 18वीं सदी में विकसित हुए वो नागरिक अधिकार हैं। मतलब कुल मिला के जो इनका तर्क है उसमें प्रथम पीढ़ी का जो अधिकार है वो इसको कहेंगे हम लोग नागरिक अधिकार, ठीक है, उसके संज्ञा देते हैं। द्वितीय पीढ़ी या 19वीं सदी के अधिकारों को राजनीतिक अधिकार मार्शल कहते हैं, और तृतीय पीढ़ी या 20वीं सदी के अधिकारों को मार्शल सामाजिक अधिकारों की संज्ञा देते हैं। देखिए, मार्शल ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अपनी इस किताब में कि सभी प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, है ना, या जो सामाजिक अधिकार हैं वो इन्हीं पीढ़ियों में या इन्हीं सदियों में सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो गए थे। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इन अधिकारों की मांग की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं सदियों में इन मांगों की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित हुए। ठीक है, और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो आज तक इन अधिकारों की मांग समय समय पर उठती रहती है, और इन अधिकारों को और ज़्यादा विस्तृत करती है, वाइड करती है। देखिए, मार्शल का जो नागरिक अधिकार है, जो प्रथम पीढ़ी का अधिकार है ना, नागरिक अधिकार में मार्शल संपत्ति के अधिकारों को और विचार और अभिव्यक्ति के अधिकारों को रखते हैं। दूसरी पीढ़ी का अधिकार में जो राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है, तो राजनीतिक अधिकारों में
मार्शल राजनीतिक पद पाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या वोट देने के अधिकार को रखते हैं। ठीक है। और तीसरी पीढ़ी मतलब तृतीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं जिसमें वो सामाजिक अधिकारों को रखते हैं, तो इस सामाजिक अधिकारों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य या और कोई सामाजिक मुद्दे हों या जिनसे हमें समाज के आधार पर जो अधिकार मिलते हों, ये सारे के सारे अधिकार वो सामाजिक अधिकार में रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर टी.एच. मार्शल का 3 पीढ़ियों का सिद्धांत है जिसमें वो अधिकारों को 3 पीढ़ियों में बांटते हैं। देखिए एंथोनी गिडन्स जो है वो मार्शल के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि अधिकारों के विकास को पीढ़ियों में बांटा नहीं जा सकता है और ना ही ये सभी अधिकार किसी विशेष पीढ़ी या सदी में व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये सभी अधिकार जनता ने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं। और अगर हम इन अधिकारों को किसी विशेष पीढ़ी में या सदी में बांट देते हैं तो जनता ने जो भी संघर्ष किया है या जिन संघर्षों के जरिए इन अधिकारों को प्राप्त किया है, देखा जाए तो हम जनता के इस संघर्ष की अवहेलना करते हैं। तो एंथोनी गिडन्स के द्वारा ये आलोचना करी जाती है। देखिए आलोचना के बावजूद भी अगर अधिकारों के आयाम की बात करी जाएगी तो मार्शल का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अगर इसको थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो मार्शल का जो ये वर्गीकरण है अधिकारों का, है ना, ये वर्गीकरण अधिकारों के आयाम की संज्ञा इन वर्गीकरण को दी जा सकती है, जैसे नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, है ना, इनको आयामों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन अधिकारों के आयाम जो वास्तविक आयाम हैं अधिकारों के, वो इस सिद्धांत से बहुत आगे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ बात करी जा रही है अधिकारों के आयाम की, तो जिसकी प्रेरणा ऑब्वियसली ली जा सकती है टी.एच. मार्शल के 3 पीढ़ियों के सिद्धांत से ना। अगर अधिकारों के आयाम की बात करी जाए या डायमेंशंस ऑफ राइट्स इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए, तो ये 3 तरीके का होता है और ये तीनों आयाम राजनीतिक सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं जो हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय वगैरह, है ना, तो ये तीनों के तीनों आयाम किसी न किसी अवधारणा से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है नागरिक और सामाजिक अधिकार। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जुड़े हैं, राजनीतिक अवधारणा है एक लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, तो नागरिक और सामाजिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के सिद्धांत इससे सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। दूसरे में आते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मतलब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये दूसरा आयाम हो गया इसका। ये जो दूसरा आयाम है ये सीधे सीधे समानता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आपके टॉपिक में भी है लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, मतलब स्वतंत्रता और समानता आपके टॉपिक में भी है, ये सिद्धांत हैं इसके। तो ये जो अधिकार हैं ये अधिकार समानता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कहा जाता है। तीसरा आता है सामूहिक अधिकार मतलब कलेक्टिव राइट्स। सामूहिक अधिकार बंधुत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं। देखिए ये तीनों सिद्धांत जो हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं फ्रांसीसी क्रांति से, इंग्लिश में जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर अधिकारों के विभिन्न आयाम अस्तित्व में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा है ना विकसित होती है, इन्हीं 3 अवधारणाओं से, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से प्रेरणा लेकर अधिकारों के विभिन्न आयाम या डायमेंशंस अस्तित्व में आते हैं। अधिकारों के इन मतलब जो ये आयाम है ना, आयामों में आखिर इसको विभाजित किया किसने, कोई थिंक कर रहा होगा। तो ये जो आयाम बांटे गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ के 3 भागों में, इसका विभाजन करने का श्रेय
कारोल वाशेक को जाता है। कारोल वाशेक जो हैं वो चेक रिपब्लिक के विचारक हैं, मतलब राजनीतिक विचारक हैं ये कारोल वाशेक। और कारोल वाशेक ने ही अधिकारों के 3 प्रमुख आयाम बताए हैं: नागरिक और सामाजिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, और सामूहिक अधिकार, जो सीधे जुड़े हुए हैं फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांतों से: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से। देखिए, ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन हुआ हमारा अधिकारों के आयाम का। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं इन 3 अधिकारों के जो आयाम हैं उन पर अलग अलग चर्चा करूंगा। मतलब नागरिक और सामाजिक अधिकार पर एक अलग लेक्चर होगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर एक अलग लेक्चर होगा, और सामूहिक अधिकार पर एक अलग लेक्चर होगा। तो आप ये सभी लेक्चर सुनिए, तो आपके अधिकारों के जो 3 आयाम हैं उस पर एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए, चलते चलते मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, बीइंग अ टीचर, एज ए टीचर, क्योंकि आप लोग किसी भी मेरे लेक्चर पर कमेंट मुझे नहीं नज़र आते, या मैं नहीं देख पाता कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे वाकई में ये मालूम नहीं चल पाता है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो ये लेक्चर सुन भी रहे हैं या उनको इस लेक्चर से मेरे कोई फ़ायदा हो भी रहा है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। दूसरी बात ये कि आप कोशिश करिए कि कमेंट करें, कम से कम कुछ सवाल आपके हैं वो मुझे बताइए, या अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो पॉलिटिकल साइंस का है, जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई अच्छा किताब या अच्छे नोट्स आपको मिलें, है ना, या लेक्चर आपको मिले, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस टॉपिक के ऊपर या उस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊंगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके इस पर्टिकुलर टाइम में जब OBE आप लोग देने जा रहे हैं और कई तरीके के आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होंगे। ठीक है, तो आप बेहिचक मेरे से सवाल पूछिए, बेहिचक आप ये आप ही लोगों के लिए है सारी चीज़ें, तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। देखिए, असाइनमेंट जब भी आप बना रहे हैं तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि या तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लेक्चर को सुनें, उनको नोट्स बनाएं, तब आप ये उम्मीद करिए कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं या आप पास होंगे अच्छे नंबरों के साथ। अगर शॉर्टकट अपना रहे हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 10 ईयर या कुछ ऐसी किताबें जो सस्ती सी किताबें मिलती हैं, वो सब उसमें से वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग करके दे देंगे, या ऑनलाइन आप कॉपी पेस्ट करके कुछ दे देंगे। इन सब चीज़ों से बचिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी, मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, आगे आप लोगों की इसके अलावा जो भी समस्या आती है वो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जितने भी SOL के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी किताबें पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, ताकि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों। थैंक यू वेरी मच।